गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें पहले बताया था कि हमने चैप्टर 1-2 हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है जो सेल के बारे में, सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल आप कैसे करोगे उससे रिलेटेड ये बात करती है। सेक्शन 54 से लेकर 57 तक में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। आप जैसा कि जानते हो कि जो प्रॉपर्टी है, हम टीपीए पढ़े तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का 6 तरीका इसमें बताया गया है, जिसमें से एक तरीका सेल है। बाकी के तरीके आने वाले चैप्टर्स में मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम, ये सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं कि कितने तरीके से टीपीए के अंतर्गत आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें से पहला चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेल का। ठीक है, तो पहले तो हम इस पूरे चैप्टर की थोड़ी सी छोटी सी समरी जान लेते हैं। देखिए, जैसे इसमें चैप्टर का नाम लिखा है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन क्या सेल सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं किया जाता है? ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो किया जाता है। जब कभी आपको क्वेश्चन आएगा पूछने के लिए तो आपको ये रहेगा कि आपको जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप सेल कर रहे हो तो क्या ये कंपलसरी है कि वो इमूवेबल हो टीपीए में आने के लिए? नहीं, दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो प्रोविज़न दिए हुए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिए हुए हैं। आपके समझने के लिए हमने इसको थोड़ा तोड़ के रखा हुआ है आपके नोट्स में, लेकिन आप एक बार अगर अपना बेयर देखोगे, क्योंकि बेयर से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कहता है सेक्शन 54 में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग याद करोगे। 3 बातें सेक्शन 54 में कही गई हैं। एक तो सेल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा, किस तरह से सेल कर सकते हैं, मैनर उसका बताया गया है। और तीसरा कह रहा है कि सेल जब भी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा। देखिए, ये जो वर्ड बीच में आता है फॉर सेल, ठीक है, तो वो फॉर इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मतलब कि कोई एडिशनल चार्ज उस पर नहीं लगेगा। जो दो पार्टीज़ के बीच में जिस जिस कंडीशन पे साइन हुआ रहेगा वही कंडीशन को फॉलो करते हुए आप सेल करोगे। ठीक, सेल के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के देखिए, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी वहाँ पे आपका रिटन फॉर्म में उसको करना, रजिस्टर्ड करना कंपलसरी हो जाएगा। तो जब ये सेल कह रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कह रहा है तो ये हमेशा कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? रिटन में होगा, रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और ये जो है ये पूरा सेल का जो प्रोसेस है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर और इसके जो मेन चीज़ें हैं उसके बाद मैं अभी जब इसके एसेंशियल बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। बाकी सेक्शन 54 में ये है। 55 में उसकी लाइबिलिटी और राइट बताता है। जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसमें दो पार्टीज़, मिनिमम दो पार्टीज़ तो इंक्लूड होती ही हैं। उन दो पार्टीज़ में क्या होता है? एक पार्टी होती है जो खरीदती है, एक पार्टी जो बेचती है, ठीक है, सेलर और बायर। बेचने वाले को सेलर कहते हैं, खरीदने वाले को बायर कहते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो जब इसमें दो पार्टीज़ होती, उसके रिलेटेड उसकी क्या राइट है, क्या अधिकार है और क्या उसकी लाइबिलिटी है, क्या उसके कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 55 में मिलेंगी। फिर 56 में हम पढ़ेंगे। 56 में आपको एक डॉक्ट्रिन मिलेगा। डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल आज मैं आपको जैसे बताऊंगी, उम्मीद करती हूँ वो दोबारा आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम बताएंगे। जैसे कि हम कहते ही हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल, जैसे हम सुनते हैं कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? जब हम कोर्ट मार्शल करते हैं तो अपनी जितनी चीज़ें दिए होते हैं, गवर्नमेंट जितनी आपको चीज़ें देती है वो सारी चीज़ें वापस कर लेती है, ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आप सेल करते हो, ठीक है, सेल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो सेल कर रहे हो वो कैसी प्रॉपर्टी है? मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है और किसी एक, मतलब मेरे पास दो प्रॉपर्टी, वो दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको मॉर्गेज कर दी, ठीक है, और फिर मैं आपका पैसा नहीं चुका पा रहा, डेट आपका नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपके पास ये क्या राइट है कि आप मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको मॉर्गेज की हुई आप उसको सेल करो, ठीक है, और सेल करके उससे जो भी आपका जिससे भुगतान हो सके वो चीज़ आप वसूल लो। तो अगर उस तरह की प्रॉपर्टी सेल हो रही है वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल काम करता है। सेक्शन 56 के साथ साथ टीपीए का जो सेक्शन 81 है उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल काम करता है, ठीक। फिर 57 एक सेक्शन है, वो इम्बर्समेंट से रिलेटेड है, वो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
देखिए सेक्शन 54 की बात कर रहा है, कह रहा है डिफिनीशन ऑफ सेल। सेक्शन मैंने बताया सेक्शन 54 के जब आप बेयर में देखोगे तो 3 चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन सी? सेल की डिफिनीशन दी हुई है, उसका मैनर दिया हुआ है, और एक वर्ड अलग से लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। दैट्स मीन सेल जब भी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टीज होंगी, ठीक है, उसमें, और कंसिडरेशन के लिए होता है, ठीक है। लिखा है सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस, ठीक। प्राइस के बदले जब हम अपना स्वामित्व देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ओनरशिप की बात आई, जैसे ही यहाँ पे ओनरशिप की बात आई, ओनरशिप मीन्स व्हाट? जब आप ओनरशिप किसी को कब देते हो? जब पहले वो आपके पास खुद होगी तब तो आप ओनरशिप किसी को दोगे। तो हमने क्या इससे रिलेटेड पहले या टीपीए में इससे पहले रिलेटेड हमने इससे कोई सेक्शन पढ़ा है? तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा है। कहाँ पे? सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 का जो मैक्सिम है, जो काम करता है, नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट, ठीक है, कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन दे हैव देमसेल्फ, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो वो आप बेटर टाइटल, अब अगर आप सेल करो, अगर आप उसके ओनर नहीं हो तो आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो जब भी आप ये पढ़ोगे, अगर शॉर्ट नोट में लिखने को आएगा तो आप उस सेक्शंस के भी रेफरेंसेस दे सकते हो, ठीक है। कह रहा है सेल क्या है? ओनरशिप का ट्रांसफर है, किसके बदले? प्राइस के बदले। एक्सचेंज है किसके बदले? प्राइस के बदले, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस, जो कि या तो वो ऐसा प्राइस है जिसको चुकाया दिया जा चुका है, पेड, या प्रॉमिस किया गया है कि तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, या तो उसको पार्ट चीज़ें दी गई हैं और पार्ट चीज़ प्रॉमिस कर दी गई है। मतलब 100 रुपये देना था तो 50 रुपये मैंने दे दिया, और 50 रुपये का कहा कि अरे मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस करो शाम तक लाके दे दूंगा, ठीक। ये है आपका सेल, इसको सेल कहते हैं। कह रहा है सेक्शन सेल के साथ साथ जब आप पढ़ोगे सेक्शन, जैसे मैंने बोला सेक्शन 7 आप पढ़ो, उसके साथ साथ आप सेक्शन 4 भी पढ़ सकते हो, पढ़ोगे मतलब 4 किस चीज़ का? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। 4 का सब क्लॉज 1 क्या कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर एट प्राइस और मेक्स एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर। कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेम प्रोविज़न है कि जब कभी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी गुड्स को सेल करने के लिए, गुड्स मतलब किसी माल को बेचने के लिए, अगर हम कोई संविदा करते हैं प्रॉपर्टी को, तो बायर क्या करता है? कुछ प्राइस लेता है, ठीक है, और फिर उसके साथ ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट करता है, तब उसको सेलर को मतलब सेलर से परचेज करता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू। सेम काम आपके सेल टीपीए में भी हो रहे हैं, ठीक, इसलिए इसको साथ में पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड सेल। मैंने आपको बोला कि सेल मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे काम करेगा। तो ये कह रहा है कि ओनरशिप का ट्रांसफ़र है, आइदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसके एक्सचेंज में? लेकिन इसका कंपल्सरी क्या है? प्राइस के एक्सचेंज में। सेल हमेशा प्राइस लेके होता है, ठीक, चाहे फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब सेल के इसेंशियल्स की बात करेंगे तो सेल्स के इसेंशियल में है तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। सब्जेक्ट मैटर उसका कैसा रिलेटेड होना चाहिए? पार्टीज का सेल से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हमको विक्रय करना ही करना है, ठीक है। उसका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? पैसे का होना चाहिए, प्राइस, कुछ ना कुछ उसका मूल्य होना चाहिए, ठीक। ट्रांसफ़र, और उसमें किस तरह का ट्रांसफ़र किया जाएगा? ओनरशिप का ट्रांसफ़र किया जाएगा। दैट्स मीन इन शॉर्ट अगर आप कहोगे सेल क्या है? सेल है ओनरशिप का ट्रांसफ़र इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, ठीक। उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, दोनों पार्टीज प्राइस के कंसिडरेशन के लेके ओनरशिप को ट्रांसफ़र करती हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर सेल से रिलेटेड होता है, वो हम सेल कहेंगे। उसको हम सेक्शन 7 टीपीए के और सेक्शन 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि उसमें मैनर भी दिया है कि आप ट्रांसफ़र सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो सेल के माध्यम से, तो उसका कितने तरीके से कर सकते हो? 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से के थ्रू कर सकते हो, और दूसरा है पजेशन दे के। जब पजेशन दोगे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिखा होगा कि आप ओनरशिप भी उसको दे रहे हो, ठीक है। तो ये 2 मैनर्स हैं उसके, कि आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर डिलीवर ऑफ पजेशन के थ्रू आप ये 2 मैनर है, आप उसको सेल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कह रहा है फॉर्मल एग्रीमेंट किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है।
सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते बट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही, ठीक है, मीन्स एग्रीमेंट जो लॉफुल होगा वही खाली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, यहाँ कह रहा है फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में। अगर आपको मानो पूछा जाए फॉर्मल एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पे बोला ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए हमने इस वर्ड का यूज़ किया है फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, कह रहा है द रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एग्रीमेंट। जो भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट संविदा जो रिटन फॉर्म में है उसको हम फॉर्मल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू मुस्लिम एंड हिंदू। ये सेक्शन दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल लॉ से नहीं गवर्न हो रहा है ना, ये प्राइस के लिए एक्सचेंज किया जा रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, तो आप ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पे अप्लाई होगा। बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ शुफा। शुफा, व्हाट इज शुफा? हक शुफा। ठीक है, आप अगर एब्सोल्युटली ऐसे ही कोई चीज़ बोलो कि आप देते हो और कहते हो कि वो सेल है, तो वो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। दैट्स मीन कि मुस्लिम लॉ के शुफा पे ये अप्लाई नहीं करता है, अदरवाइज हिंदू और मुस्लिम दोनों पे ये चैप्टर अप्लाई करता है। ठीक, आगे देखेंगे द ट्रांजेक्शन ऑफ गिविंग अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टू ए शेयर होल्डर अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट अ सेल। एक इस पे लीडिंग केस है, जो केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डीएस कॉर्पोरेशन 1986 का केस है। कह रहा है कि अगर आपने मान लीजिए कोई वो बनाई थी, कंपनी बनाई थी, ठीक है, पार्टनरशिप में थे, आपने कोई कंपनी बना रखी थी, आप पार्टनरशिप में थे और वो पार्टनरशिप टूटती है, तो जब डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन के बाद जो शेयर्स एक दूसरे को दिए जाते हैं, तो क्या आप उसको कहोगे कि वो प्रॉपर्टी का शेयर है? क्योंकि पूरी कंपनी अपने आप में तो प्रॉपर्टी ही है ना। लेकिन क्या जब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन होता है उसके दौरान जब आपको प्रॉपर्टी मिलती है आपके हिस्से की, आपका ये शेयर, आपका ये इतना, तो क्या उसको आप टीपीए के अंतर्गत सेल मानोगे कि नहीं मानोगे? कह रहे हैं आप नहीं मानोगे, उसको आप सेल नहीं मान सकते हो। ये इसका लीडिंग केस है। ठीक है, दूसरा केस है श्याम नारायण वर्सेस राम सिंह का 2007 का केस है। ये केस क्या कह रहा है? फॉर्मल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। कह रहा है एन एग्रीमेंट टू सेल विच इज नॉट साइंड बाय द पार्टी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिटन एग्रीमेंट। हम अगर मान लीजिए दो पार्टी है, कहती है हमें सेल करना है, हमने कहा मुझे सेल करना, उसने बोला ठीक है मुझे परचेज करना है, वो दोनों पार्टीज़ ने, सेल का इसेंशियल है कि आपको वो हमेशा रिटन और रजिस्टर्ड फॉर्म में होना चाहिए। दोनों पार्टी ने कहा कि हाँ ठीक है हमें खरीदना और बेचना है, लेकिन उन्होंने मुँह से बोला, ठीक है, एक दूसरे को प्रॉमिस किया, मुँह से किया, तो क्या वो जो उन लोगों के बीच का व्यवहार है वो उसको आप सेल की कैटेगरी में ला पाओगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट कम अंडर द डिफिनीशन ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज इन्होंने जो है ओरल कहा था। ओरल एविडेंस यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इन सच केसेस ओरल एविडेंस में बी गिवन टू प्रूव इंटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो ओरल एविडेंस आप बोलते हो कि अरे इन्होंने कहा था, आप मानो कल को चले गए कोर्ट में, आपने कहा कि इन्होंने कहा था कि हाँ मुझे ये देंगे लेकिन अभी मुझे दे नहीं रहे, तो कोर्ट क्या कहेगी कि आप मुझे कोई एग्रीमेंट दिखाओ, आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ ठीक है। ओरल एविडेंस को ये किस तरह से, खाली पार्टीज के इंटेंशन क्या थी, ठीक है, दो पार्टीज अगर एक पार्टी डिनाई कर देता है तो मतलब वो खाली, कोर्ट कहती है कि उस तरह के व्यवहार को हम खाली एक इंटेंशन पार्टी का पता कर सकते हैं कि पार्टी कहना क्या चाह रही थी या करना क्या चाह रही थी। इस वजह से उसने खाली मुंह से बोला, अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो ये सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। मैंने जहाँ पे बताया कि लाइबिलिटी और राइट के बारे में बात की गई है बायर और सेलर की। ठीक है, सेक्शन 55 जैसे हमने कहा कि हम राइट एंड लाइबिलिटी बायर और सेलर का, तो ये मैचिंग में भी आता है। सेक्शन 55 किससे रिलेटेड है? तो उसमें राइट और लाइबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कह रहा है राइट और लाइबिलिटी किसका? बायर और सेलर का। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको एक जगह पे ही करके रखा हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द राइट एंड ऑब्लिगेशन बोथ द बायर एंड द सेलर। ठीक है, पहले हम सेलर की लाइबिलिटी देखेंगे, फिर हम बायर की, फिर सेलर की लाइबिलिटी देखेंगे। ठीक है, अगेन, और उसके बाद बायर की लाइबिलिटी देखेंगे। ठीक है, सेलर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं देखिए। सेलर की लाइबिलिटी का मतलब क्या?
कि मतलब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कि तुमको क्या क्या करना चाहिए। अगर तुम बेचने जा रहे हो अपने गुड्स को या कुछ, तो फिर आप सेलर हो, आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी है तो आप उसको, जो बायर है उसको आप क्या क्या चीज़ें साफ साफ बता दोगे। क्या है, टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट। एक्चुअल में मटेरियल फैक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, वो आप समझाओगे। टू प्रेजेंट ऑल डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल डीड। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो आप टाइटल डीड दिखाओगे। टाइटल डीड मीन्स व्हाट, कि आपके पास ही वो अधिकार है कि अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आप ओनर हो एक्चुअली उसके, इस चीज़ का आप टाइटल डीड दिखाओगे। टू आंसर ऑल क्वेश्चन अबाउट टाइटल, और जो भी क्वेश्चन सेलर बायर आपसे पूछेगा कि अच्छा ये आपको प्रॉपर्टी कैसे मिली, ये कब से आपकी है, आपने कब रजिस्टर कराई, या जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा वो सारी चीज़ों का आंसर आप करोगे। टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी लाइक अ प्रूडेंट मैन, और उस प्रॉपर्टी को किस तरह आपने देखभाल आज तक करी है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी थी, जैसे एक सामान्य इंसान करता है, प्रूडेंट आदमी करता है। ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर अमाउंट पे करने में, ठीक है, अगर कुछ बचा हुआ है, पैसे अभी पूरे नहीं हो पाए, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे आप, ना कि इनकन्वीनियंस। मतलब कन्वीनियंस में जो भी सुविधाजनक होगी उसको फॉलो करते हुए आप बताओगे बायर को कि मैं इस तरीके से पैसे लूँगा, ऐसा वैसा, ठीक है। टू गिव बायर और एनी अदर पर्सन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज हिज डायरेक्ट्स। कह रहे हैं उसके बाद कि बायर क्या कहेगा, दूसरे पर्सन को जो पोजेशन देगा, डायरेक्ट पोजीशन देगा। क्यों डायरेक्ट पोजीशन देगा, और यहाँ पे ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है, ओनरशिप का हो रहा है, तो ये लाइबिलिटी किसकी है, सेलर की है, ठीक है। बायर की क्या लाइबिलिटी है, उसके क्या कर्तव्य है कि ठीक है, तुम, उसने बेचा, अपनी प्रॉपर्टी वो बेचना चाहता है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में उसने ये चीज़ें बता दी कि ठीक है ऐसा ऐसा है, तो बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब क्या पता करे या कैसे जाने, ठीक। कह रहा है टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच मटेरियली इंक्रीज द वैल्यू, ठीक। तो बायर जो है, जो खरीदने वाला है, वो बताए, उसको साफ साफ ये बात बता सकता है कि ठीक है, अगर मैं आज ये खरीद रहा हूँ, कल को इतने दिन बाद इसकी प्रॉपर्टी, इसके दाम इतना हो जाएगा, तो कल ऐसा तो नहीं है कल को कि आप फिर आप बोलो कि नहीं मैं आपको आज के दिन नहीं कल के दिन पे दूंगा, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी का मटेरियल फैक्ट जो है, मटेरियली अगर उसका वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आप बताओगे। पे द परचेज मनी, ठीक है। बायर की और क्या लाइबिलिटी है, कर्तव्य है कि अगर आपने किसी से कुछ एक सामान खरीदा है, ठीक है, और सेल के थ्रू खरीदा है, तो आप उसका पैसा उसको पेड कर दो, परचेज मनी जो है उसको पेड कर दो, ठीक है, जैसे ही आपका सेल कंप्लीट होता है, आफ्टर द सेल इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे लाइबिलिटी बता रहा है, ये राइट है एक्चुअली, यहाँ पे गलती हो गई है। और लाइबिलिटी सेलर की और क्या लाइबिलिटी, प्रोवाइडिंग पोजेशन। सेलर क्या कह रहा है कि अगर आप उसने बेचा तो कह रहा है कि वो पोजेशन भी उसको देगा, ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन भी देगा, और उसको टाइटल भी देगा, जो उसने बेटर टाइटल दिखाया वो भी देगा। ये सारी लाइबिलिटी सेलर की है। फिर बायर की क्या है, लाइबिलिटी टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उस प्रॉपर्टी को वो छोड़ता है या उसका कुछ होता है तो वो उसकी लाइबिलिटी है। दूसरा, टू बियर आउट गोइंग एक्सपेंसेस, और वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद उसको सही करने में या फिर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट करने में जो भी उसका खर्च बनेगा, एक्सपेंसेस होंगे, वो बायर खुद उसको उठाएगा, ना कि सेलर से कहेगा कि हम आपसे प्रॉपर्टी खरीदा है तो इस पर ये चीज़ें मुझे सही करा के दो, ठीक है। अब राइट की बात करेंगे तो सेलर का राइट क्या क्या है। राइट कहता है इफ़ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड देन ही विल गिव द राइट टू रिसीव द प्रॉपर्टी। सेलर का अधिकार क्या है, अब तक तो उसने अपना कर्तव्य निभाया, अब उसका अधिकार है, कह रहा है कि अगर उसको जो प्रॉपर्टी उसने सेल करी है उसके पैसे उसको नहीं मिले हैं, देन ही विल हैव द राइट टू रिसीव द प्रॉपर्टी। तो उसके पास अधिकार है, क्या अधिकार है, उसके पास अधिकार है किस चीज़ का, हैव द राइट रिसीव द प्रॉपर्टी, टू रिसीव द प्रॉपर्टी। आप उसको प्रॉपर्टी, उसने सेल किया आपको, आपने उसके पैसे नहीं दिए, तो उसका अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी अपना वापस ले लेगा, आपको नहीं देगा तब तक जब तक आप उसे पैसे नहीं देते, ठीक। बायर का क्या राइट है, राइट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि अगर उस प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट हो रहा है या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सब भी उसका अधिकार में आता है, ठीक है। ओके, आपने देख ली सेलर और राइट की लाइबिलिटी और ड्यूटी, सॉरी राइट एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा, मैंने आपको बोला था 56 डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग को
वेस्टेड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 56 में कौन सा डॉक्ट्रिन वेस्टेड है, आप बोलोगे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल। मार्शलिंग का मैंने आपको मतलब बताया, जैसे कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। कोर्ट मार्शल होता है तो जब जितने सामान आर्मी ने आपको दी रहती है वो सारे सामान आर्मी आपसे वापस ले लेती है और फिर आपको सस्पेंड कर देती है, ठीक है। यही होता है ना कोर्ट मार्शल। आप अगर अगेंस्ट जाते हो अपने ड्यूटी के, अपने काम के, लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। अब ये कह रहा है सेक्शन जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है टीपीए के अंतर्गत, बस एक नहीं 2 जगह पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 56 और सेक्शन 81 में कह रहा है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर के बारे में बात कर रहा है, जो सेक्शन 56 है। अब देखिए प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, इसका मतलब समझिए पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन के बारे में बात कर रहा है। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, पहला नहीं दूसरा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला मार्शलिंग में क्या है, अगर मैंने किसी ने प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करी थी और उसका वो डेट नहीं दे पा रहा है और फिर ऐसी नौबत आ गई कि आपको उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी वसूली करनी पड़ रही है, तो जो सब्सिक्वेंट परचेज है उस पे मार्शलिंग लगेगा। मतलब उस चीज़ पे अगर आप जितना आपका रिकवरी होगा, नहीं तो बाकी चीज़ें आपको उसको वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड है, कह रहा है इफ़ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्गेज देम to one person and then sell one or more those property to another person, then in the absence of contract, कह रहा है in the absence of, कह रहा है mortgage one person to another person those property another person, then in the absence of the contract to a contrary the buyer has a right to satisfy the property or property sold by him, ठीक। that is he can compel the mortgagee to recover his mortgage debt from those property or properties which had not been sold to him। कह रहा है मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मानो मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, ठीक। 2 प्रॉपर्टी मैंने अपनी दोनों प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर दी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और उसका जो डेट बन रहा है, मैं अगर वो नहीं चुका पा रही हूँ और मैंने अपनी 2 प्रॉपर्टी आपको दी थी, अगर मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी, ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि तुमने मेरा पैसा तो दिया नहीं और एक तो तुमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी थी, दूसरे तुमने उसको सेल भी कर दी। तो क्या कह रहा है मॉर्गेजर, कह रहा है कि आप एक काम करो, तो मेरी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है आप उसको ऑक्शन कर लो, उसको सेल कर दो, अपना रिकवरी कर लो। अगर आपकी रिकवरी हो जाती है उससे तो ठीक, अगर रिकवरी नहीं होगी तो ही आप मेरे दूसरे वाले ट्रांसफ़र को इनवैलिड बोलोगे या रोकोगे कि आप मुझे नहीं करने दोगे क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा था। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, ओनरशिप पोजीशन तो देना नहीं होता है, खाली डीड हम देते हैं, अपने कागज़ पत्र वहाँ पे जमा करते हैं ना, इसलिए, ठीक। तो वो यही कह रहा है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बेच दी है और अगर आपको रिकवरी करनी है तो पहले वाले से आप पहले रिकवर करो, अगर नहीं होगा तब आप दूसरे वाले पे जाओगे। इसीलिए कह रहा है मार्शलिंग किस पे लग रही है, रोक किस पे लग रही है, किस पे कह रहा है कि मार्शलिंग लगेगा, दूसरे वाले परचेज पे, ना कि पहले वाले पे, ठीक है। He can compel the mortgagor to recover his mortgage debt from the property of the property which have not been sold to him। वो कहेगा कि आप उस प्रॉपर्टी से अपना डेट वसूलो जो मैंने आपको नहीं बेची है, ठीक है, आपके फेवर में नहीं है वो, मैं उससे आप रिकवर कर लो, आप अपने हिसाब से जॉब बेच लो और वो उससे अपना रिकवरी कर लो। फिर कह रहा है मैंडेटरी कंडीशंस क्या होते हैं सब्सिक्वेंट अगर मार्शलिंग कर रहे हैं परचेजर के ऊपर, सब्सिक्वेंट परचेजर के ऊपर अगर मार्शलिंग लग रहा है तो उसका मैंडेटरी कंडीशन क्या है, कह रहा है द ट्रांसफरर शुड बी 1 पर्सन। तो जो ट्रांसफ़र करने वाला कौन होना चाहिए, एक ही इंसान होना चाहिए। द ट्रांसफरर इन द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टी, मेरे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और मैं ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक, ये होना चाहिए। तीसरा है द ट्रांसफरर हैज़ मॉर्गेज ऑल दिस प्रॉपर्टी विथ 1 पर्सन, दैट इज़ द मॉर्गेज इज़ ओनली 1 पर्सन। मतलब कह रहा है कि उसने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र करी है, जो मॉर्गेज करी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी एक ही इंसान को दी है, ना कि किसी और को दी है, ठीक। ये तीसरा। चौथा है आफ्टर मॉर्गेजिंग द मॉर्गेजी हैज़ सोल्ड 1 और मोर ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन। कह रहा है मेरे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, मैंने वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करी है, फिर अगर आपको उसको रिकवरी करनी है तो आपने क्या किया, मेरी ही दोनों प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को, आप खुद नहीं उस चीज़ को रख रहे हो, क्यों नहीं रख रहे हो,
यहाँ पे क्या प्रिंसिपल, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ जिसको हमने मॉर्गेज किया है वो प्रॉपर्टी मेरी रख ही ले रिकवरी के लिए, ये आप नहीं करने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कोई थ्रेटनिंग कर दे या फिर झूठ बोल दे, मजबूरी का किसी का फ़ायदा उठा ले, वो जमा कर रहा है बट वो कहे तुमने जमा ही नहीं किया। इस तरह के डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए ये प्रोविज़न है कि जब मैंने आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास थी, मैंने दोनों आपको मॉर्गेज करी है और आपका डेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल करो और फिर वहाँ से रिकवरी करो। आप वो प्रॉपर्टी खुद नहीं रख सकते हो मेरे, ठीक है? अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी तो वो प्रॉपर्टी आप खुद नहीं रख सकते हो, ठीक है? The buyer has been empowered in Section 56 to compel the mortgagee to recover or satisfy his mortgage debt from the property which has not been sold to him. जो बायर है वो किस सेक्शन 56 के अंतर्गत जो बायर है उसके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? ये जो सेक्शन 56 है कह रहा है कि बायर हैज़ एम्पावर्ड इन सेक्शन 56, उसको अधिकार दिया गया है, जो बायर है जिसने ख़रीदा है, कि वो मॉर्गेजी को कंपेल कर सकता है, मतलब प्रेशराइज कर सकता है कि वो सेटिस्फाई हिज मॉर्गेज डेट, कि उसकी जो भी मॉर्गेज डेट हैं, जितने भी तुमने उससे पैसे ले रखे हैं लेकिन तुमने उसके चुकाए नहीं है, उसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखे थे और प्रॉपर्टी तुमने चुकाई नहीं है, तो द प्रॉपर्टी विच हैव नॉट बीन सोल्ड टू, और उसको तुमने बेची भी नहीं है, ठीक है? उस प्रॉपर्टी को तुमने बेचा भी नहीं है मुझे और उसका डेट भी तुमने नहीं चुकाया है, तो जो बायर है वो कंपेल कर सकता है सेक्शन 56 के अंतर्गत मॉर्गेजी को कि तुम मेरा जो भी कर्ज है वो चुकाओ, ठीक? ये है सेक्शन 56 का एसेंशियल, ठीक? आप देखिए सेक्शन जो 56 का जो प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल आपने देख लिया। सब्सिक्वेंट परचेजर पे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग लग रहा है तो रोक लगाई जा रही है, ठीक है? कह रहा है उसका एक्सेप्शन है, किस चीज़ का? प्रिंसिपल ऑफ जो मार्शलिंग है उसका एक्सेप्शन है। वो क्या कहता है? नॉट एप्लीकेबल टू द प्लेज और हाइपोथेसिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है वो जो है नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे नहीं अप्लाई करेगा? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, पहली चीज़। दूसरी, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट, और अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, देन द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 5680 वाज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लेते हो कि हम मॉर्गेज कर रहे हैं और डेट नहीं देंगे, तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग यहाँ पे काम करेगा, चाहे वो 56 हो चाहे 81 हो, ठीक है? इफ़ द ओनर हैज़ मॉर्गेज्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू वन पर्सन एंड सोल्ड देम टू द सेम पर्सन, ये देखिए लिखा है ना, टू द सोल्ड देम टू द सेम पर्सन, देन द प्रिंसिपल इज़ नॉट अप्लाई। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग अप्लाई ही तब करेगा जब कभी हम किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेचेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मैंने जिसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, अगर उसी को हमने अपनी प्रॉपर्टी सेल भी कर दी, तो वो क्या होगा? वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग काम नहीं करेगा। इफ़ द डेट ऑफ द मॉर्गेज हैज़ नॉट बिकम ड्यू, और अगर मान लीजिए मॉर्गेजी का कोई डेट बकाया नहीं है तो भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग नहीं काम करेगा। इन शॉर्ट आपने क्या समझा इससे, इसके एक्सेप्शन से, कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहाँ अप्लाई करेगा? जहाँ पे डेट हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी को आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने कहीं मॉर्गेज की थी और उसी दो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग काम करेगा और सब्सिक्वेंट जो बाद में उसको परचेज करेगा उस पर रोक लगाने का काम करेगा, ठीक है? और मूवेबल प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेगा। ये सारे इसके नेगेटिव सेंस हैं, ठीक है? अब सेक्शन जब साथ में हम पढ़ ही रहे हैं तो सेक्शन 81 भी देख लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 81 कहता है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। श्योरिटी कौन होते हैं? जो हमारे बेसिस पे, हमारे जगह पे हम श्योरिटी कहते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, उसमें श्योरिटी की ज़रूरत होती है ना, कि कोई आपका श्योरिटी लेके, ठीक अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह इससे मैं वसूलूँगा, ठीक है? तो ये श्योरिटी कह रहा है। मार्शलिंग ऑफ श्योरिटी के से रिलेटेड सेक्शन 81 है। वो कहता है यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग काम करता है। वो कह रहा है, दिस सेक्शन इज़ रिलेटेड टू मार्शलिंग ऑफ श्योरिटीज़। ये जो मार्शलिंग ऑफ श्योरिटी है ये किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है, ठीक है? ये कहता क्या है? मार्शल क्या है? द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टी एंड मॉर्गेज वन और बोथ ऑफ देम one person or mortgage of any one of the same two properties with another person
then the subsequent mortgagee can ask to the former mortgagee that he satisfy out of the property which is not mortgaged to him. कह रहा है कि श्योरिटी की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास थी, आपने मॉर्गेज की पहले किसी एक मॉर्गेजर को, फिर उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टी उस दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी के किसी और को सेल कर दिया, तो जो पहला वाला मॉर्गेजर है वो दूसरे वाले मॉर्गेजर से पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछ सकता है, कह रहा है आस्क करेगा, देन द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजर आस्क, यहाँ पे लिखा है ना, टू द फॉर्मर मॉर्गेजर, क्या, दैट ही सेटिस्फाइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या वो संतुष्ट है इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, विच इज़ नॉट मॉर्गेज टू हिम, जो प्रॉपर्टी उसको नहीं मॉर्गेज की गई है उस प्रॉपर्टी से तुम संतुष्ट हो, मतलब जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे उससे रिकवरी हो जाएगी, वो पहला वाला दूसरे वाले मॉर्गेजर से पूछ सकता है। एंड द थिंग इज दैट इवन आफ्टर सेलिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और जो होने वाली चीज़ वो ये है कि जैसे ही पहली प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, द फर्स्ट डेट इज़ नॉट फुल्ली पेड, पहली प्रॉपर्टी बेच दी गई लेकिन जो पहला डेट था वो पूरी तरीके से अभी पेड नहीं है, नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड, देन द सेकेंड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी सोल्ड। अगर पहली प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, उसने एक को एक ट्रांसफ़र किया, एक मॉर्गेज किया, फिर दूसरा किसी और को किया, तो पहला वाला दूसरे वाले से कह रहा है क्या तुम्हारा वहाँ से रिकवरी हो गया, अगर हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो पहले पहली वाली प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी की जाएगी, नहीं होगा तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी बेच दी जाएगी, ठीक है। The right of marshalling in this section is subject to any contract of contrary. This right can be excluded by mutual consent of the property. कह रहा है the right can be excluded by mutual consent, और अगर इस तरह का कोई अधिकार, ठीक है, कि अगर नहीं बनेगा तो तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच लेना, म्यूचुअल कंसेंट से ये काम नहीं करेगा, ये जब भी काम करेगा तो रिटन रजिस्टर्ड फॉर्म में काम करेगा, कि आप जब सेल करने जाओगे तो ये आप बोलोगे, वहाँ पे लिखे रिटन फॉर्म में दोगे कि अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके आप वहाँ से अपनी रिकवरी कर लोगे, ठीक। सेक्शन 57 लास्ट हमारा, सेक्शन 57 कहता है, क्या कहता है, वो इम्बर्समेंट इनक्यूबरेंस की बात करता है। इनक्यूबरेंस क्या होता है, विलंगम, विलंगम मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी जो सोल्ड की गई है उस पे जो आपके कर्तव्य हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इनक्यूबरेंस मीन्स लाइबिलिटी ऑन द प्रॉपर्टी सोल्ड, कह रहा है इनक्यूबरेंस कहते ही किसको है, जब भी ये पूछेगा तो इसका मतलब ही पूछता है, खाली इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ इसका मतलब पूछता है कि इनक्यूबरेंस मतलब क्या होता है, तो कह रहा है लाइबिलिटी ऑन द प्रॉपर्टी सोल्ड, जो भी प्रॉपर्टी आपने बेच दी है उसके प्रति जो भी आपका कर्तव्य था उसको डिसाइड करता है, वो होता है इनक्यूबरेंस, ठीक है। कह रहा है प्रोविज़न बाय कोर्ट, कैसे प्रोविजंस हैं ये कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, इनक्यूबरेंस एंड फ्रीड सेल देयर फ्रॉम, कि अगर आपने नहीं सेल करने गए, आपने नहीं चुका पाए, तो इनक्यूबरेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट आपको ये प्रोविज़न बाय लॉ बताता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि ये आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने तुमको मॉर्गेज किया था इन्होंने बेच क्यों दिया, नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच के भी अपना डेट इकट्ठा ले सकते हो। अब ऐसा थोड़े ना करोगे कि आप आजीवन काल के लिए तो किसी को दे दी नहीं दिए हो, अगर आप नहीं उसकी प्रॉपर्टी दे पा रहे हो, कल को पता चले इतने दिन इतना ज़्यादा गैप हो गया कि उस प्रॉपर्टी बेचने पे भी रिकवरी नहीं हो पा रही, ठीक है। इसलिए ये प्रोविज़न जो है बाय लॉ है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे और अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी तो उसकी लायबिलिटी आपकी होगी, उसको कहते हैं इनक्यूबरेंस, ठीक है। विलंगम का अर्थ यही होता है, विलंगम का अर्थ भी आपसे पूछा जाता है। कह रहा है द कोर्ट कैन डिस्चार्ज द चार्जेस बाय पासिंग एन ऑर्डर टू डिपॉजिट द अमाउंट ड्यू, कोर्ट के साइड से ये ऑर्डर डिस्चार्ज किया जा सकता है, पास किया जा सकता है ये ऑर्डर, पासिंग एन ऑर्डर टू डिपॉजिट द अमाउंट ड्यू, कह रहा है। और जो आपने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी और उसके बाद जो मानो ज़्यादा 100 रुपये आपको रिकवर करना था, आपने प्रॉपर्टी सोल्ड की, 500 रुपये मिला, तो आप 100 रुपये अपना ले लो, बाकी का 400 रुपये क्या करो, कोर्ट में जमा करो, ये कोर्ट पास ऑर्डर पास कर सकती है। सच ऑर्डर पास बाय कोर्ट इज़ मेड बाय एनी पार्टी, इस तरह का ऑर्डर कोर्ट किसी भी पार्टी के पक्ष में कर सकती है। टू द सेल के जो दो पार्टीज थे उन दोनों पार्टी से किसी के लिए भी ये ऑर्डर इस तरह का पास कर सकती है। आइदर ऑन द
प्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन और एन डिग्री, या तो वो अपने ऑर्डर के आइदर ऑन द प्रेजेंटेशन ऑन एन एप्लीकेशन, या तो वो एप्लीकेशन आपने दिया, दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दिया तो भी ये ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है, या तो वो अपने अगर आप कोई केस चल रहा है उससे रिलेटेड तो वो अपने डिग्री में भी ये चीज़ लिख के दे सकती है। ठीक है, इसका जो आपको जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आपने देखा सेक्शन 56 में, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको केस नहीं दिखा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कौन से केस में प्रोपाउंड किया गया था, मतलब लाया गया था पहली बार, तो एल्ड्रिच वर्सेस कूपर का केस है 1804 का, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये सेक्शन, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारा एक दिन और लगेगा, अब ये सारे चैप्टर्स आने वाले जितने चैप्टर्स हैं सब एक दिन में चैप्टर्स, हम एक चैप्टर कवर करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर बाद में, और फिर उसके बाद वन शॉट TPA भी हम लाएंगे ताकि आपको पहले आप ये पढ़े रहोगे तो आपको वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, बाकी क्लासेस हम कल करेंगे, और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करो, और आपको जो भी बोलना हो एटलीस्ट आप कमेंट प्लीज़ किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया, कैसा क्या है सिस्टम। ठीक है, बाकी की क्लासेस हम कल करेंगे। थैंक यू।